सभी को नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि दिवाली आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएगी। तो आज का वीडियो डेडिकेट होगा यूपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस को लेकर। आपको पता है कि यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जीएस फर्स्ट और सेकंड जीएस टू, या जिसको बोलते हैं हम सीसेट का पेपर बोलते हैं, जिसमें मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो जो पहला पेपर है वही डिसाइड करता है कट ऑफ, और सेकंड जो पेपर है सी सेट का वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। ये आप सबको पता होगा। तो सबसे पहले सिलेबस में बात करें तो पहला पॉइंट है करंट अफेयर का। यूपीएससी की प्रीलिम्स एग्जाम में करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल होता है। और यहाँ पे सिलेबस में क्या पॉइंट लिखा हुआ है, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। तो इसको हम करंट अफेयर में ले चल सकते हैं कि करंट अफेयर में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो यदि करंट अफेयर की बात करें तो सबसे पहला यहाँ पे आता है आपके लिए न्यूज़पेपर। आपको न्यूज़पेपर रीडिंग जरूर करना चाहिए, वो भी डेली करना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा न्यूज़पेपर हम फॉलो करें। चाहे आप किसी भी मीडियम से हो, आपको कोशिश करनी चाहिए या तो द हिंदू, क्योंकि यूपीएससी की एग्जाम के हिसाब से ये पेपर अच्छे हैं, या इंडियन एक्सप्रेस। इन दोनों में से कोई भी एक न्यूज़पेपर ले लो। आप यदि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो तो भी मैं आपको मेरी ओपिनियन ये रहेगी कि आप इन दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर फॉलो करो, क्योंकि हिंदी मीडियम का कोई ऐसा न्यूज़पेपर है नहीं जो आपको यूपीएससी के एग्जाम की प्रॉपर तैयारी करवाएगा। तो इस बात का ध्यान आप रख सकते हो कि कोई भी एक न्यूज़पेपर आप करो। इसके अलावा हिंदी मीडियम से हो तो कोई एक हिंदी मीडियम का भी आप जैसे दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर, ये न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। लेकिन एक न्यूज़पेपर आप ये पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर बात आती है, जैसे आपने डेली न्यूज़पेपर पढ़ा, और डेली न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद में आप एक कोई मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हो। जैसे आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट विजन आइस प्रीफर करते हैं, बहुत सारे दृष्टि आइस प्रीफर करते हैं, या बहुत सारे यूट्यूब चैनल से भी मंथली जो चीज़ें आती है वो पढ़ते हैं। तो आपकी मर्जी, आप किसको फॉलो करते हो। यदि आप मेरी अपनी राय जानते हो तो मुझे विजन आइस की मैगजीन यूपीएससी एग्जाम के हिसाब से ज़्यादा बढ़िया लगती है। तो करंट अफेयर में ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है। एक डेली न्यूज़पेपर पढ़ना और एक मंथली मैगजीन आपको यहाँ से ये चीज़ें कवर करवा देगी। प्रीलिम्स को लेकर बहुत सारी चीज़ें जो आती है। ठीक है। और जो सेकंड टॉपिक है इसमें लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और नेशनल मूवमेंट। यदि इनके टॉपिक की बात करें, इसमें भारत का जो इतिहास है इसकी बात करें, भारतीय इतिहास के, तो इसमें आपको पढ़ना होता है प्राचीन भारत। ठीक है, प्राचीन भारत भी पढ़ना होगा। इसमें आपको मध्यकालीन जो भारत है वो भी पढ़ना होगा, और इसमें मॉडर्न जो हिस्ट्री, आधुनिक भारत जिसको हम बोलते हैं, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना चाहिए इसमें। अब पढ़ने के लिए इसमें हम बात करते हैं कि जैसे यदि आप हिस्ट्री पढ़ते हो, हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, न्यू वाली जो एनसीईआरटी है, 6th 7th 8th वाली जो एनसीईआरटी है वो पढ़ना है। साथ में न्यू 12th की एनसीईआरटी, यानी 4 एनसीईआरटी नई होगी और 3 एनसीईआरटी पुरानी वाली है। प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक काल, ये 3 एनसीईआरटी पुरानी है, ये भी आपको पढ़नी चाहिए। अब पढ़ना कैसे चाहिए, जैसे आप प्राचीन काल की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ठीक है, प्राचीन काल की जो आती है पुरानी एनसीईआरटी, आर एस शर्मा एनसीईआरटी जब पढ़ रहे हो तो उसमें आपको ये ध्यान रखना, पूरी एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी। उसमें क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, पीवाईक्यू आप देखोगे तो उसमें क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा मिलेंगे आपको, क्वेश्चन सबसे शुरू कहाँ से करना है। उसमें सिंधु सभ्यता से आप पढ़ना शुरू कर सकते हो। सिंधु सभ्यता से पहले 3 4 जो चैप्टर हैं पाषाण काल के, उनको आप स्किप कर सकते हो बिल्कुल। सिंधु सभ्यता के बाद में आपके पास मतलब जो भी है, जैसे एक तरह से आप कह सकते हो वैदिक काल है, वैदिक उत्तर वैदिक काल, वो आपको पढ़नी चाहिए। इसके बाद में जो भी जैसे गुप्त काल आते हैं, मौर्य काल, ये जितने भी हैं मतलब इंपॉर्टेंट है। ये गुप्त काल है, मौर्य काल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप पेपर देखोगे ना पुराने वाले, तो आपको पता लग जाएगा कि यूपीएससी हर साल जो क्वेश्चन प्राचीन भारत से पूछ रहा है, सिंधु सभ्यता से पूछेगा, या वैदिक उत्तर वैदिक काल से, गुप्त काल से, मौर्य काल से, जैन बौद्ध धर्म से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यदि मध्यकालीन वाली एनसीईआरटी की जब आप बात करते हो ना, तो जब इसमें भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, जैसे मध्यकालीन भारत की बात करें तो वहाँ पे जैसे भक्ति आंदोलन है, भक्ति आंदोलन है, सूफी है, सूफी धर्म से संबंधित है, सूफीवाद से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो पूरी की पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी होती है। और यदि हम जैसे मध्यकालीन एनसीईआरटी की बात करें तो मध्यकाल के अंदर आपको जैसे पढ़ना क्या है, जैसे भक्ति आंदोलन से संबंधित है, सूफीवाद है या सूफीज़म है, वहाँ से आपको पढ़ना है। इसके अलावा आप यहाँ पे आते हो, जैसे विशेषकर आपको मुगल काल है उसके बारे में पढ़ना चाहिए। और याद रखना, पढ़ते समय जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आर्ट एंड कल्चर की बहुत सारी चीज़ें आएगी। ठीक है, कला संस्कृति की बहुत सारी चीज़ें आएगी, मंदिर से लेकर स्थापत्य कला, जो भी चीज़ें आएगी उनको भी साथ में कवर करना है। तो ये आप पढ़ सकते हो। और यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत में बहुत सारी चीज़ें आती है, तो आपको ये पूरी चीज़ें कवर करनी है। आधुनिक भारत में आपको पढ़ना क्या है, जो ओल्ड वाली एनसीईआरटी है विपिन चंद्र, वो पढ़नी है। साथ में स्पेक्ट्रम जो है ना वो पढ़ जाना आपको। ठीक है, स्पेक्ट्रम पढ़ते समय ध्यान रखना, उसमें बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ें हैं, लास्ट में जो सारणी है उनको भी पढ़ना है। तो ये आपका हिस्ट्री का सिलेबस हो गया। साथ में आर्ट एंड कल्चर के लिए एक तो ये हो जाएगा, जितनी भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो उसमें आर्ट एंड कल्चर की चीज़ आ जाएगी। साथ में आर्ट एंड कल्चर की 11th और 12th क्लास की फाइन आर्ट की एनसीईआरटी आती है, वो भी आप जरूर देखना।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? ज्योग्राफी सिलेबस में भारत और विश्व का भूगोल, ठीक है, भारत और विश्व का भूगोल लिखा हुआ है। इसमें साथ में लिखा हुआ है प्राकृतिक, विशेष रूप से जो फिजिकल है, फिजिकल ज्योग्राफी है, या सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो इसमें बहुत कुछ आता है। यहाँ तो बहुत छोटा सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन आपको इसमें पढ़ना क्या होता है, इसमें आपको 6 से लेकर 12 तक की जो न्यू एनसीईआरटी है वो आपको पढ़नी चाहिए। साथ में जैसे आप वैल्यूडेशन के लिए आप ये कर सकते हो कि जैसे यूट्यूब पर बहुत सारे आपको ऐसे वीडियो मिल जाएंगे ज्योग्राफी के, वो आप देख लेना। लेकिन एनसीईआरटी से आपका काफ़ी हद तक काम बन जाएगा। इसको पढ़ते समय एक बात जरूर ध्यान रखना, मैपिंग जरूर करना। जैसे आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, कहीं के पहाड़ पर्वत ये पढ़ रहे हो, झील नदियाँ पढ़ रहे हो, तो मैपिंग जरूर करना, क्योंकि आप जब देखोगे ज्योग्राफी में ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आए, मैपिंग क्या है। 2022 की प्री आप जब देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे मध्य एशिया, रूस, इनके आसपास की जो कंट्रीज़ है, तो अभी जो रूस और यूक्रेन की जो समस्या चल रही है, उनके आसपास जो भी ज्योग्राफी लोकेशन है वो आपको देखना चाहिए। कहाँ पे कैस्पियन सागर है, कहाँ काला सागर है, कौन से देशों की सीमा आपस में लगती है। तो ज्योग्राफी के लिए आपको याद रखना है, मैपिंग पे फोकस करना है, खूब सारी मैपिंग करनी है इसमें, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी किताबों को ज़्यादा महत्व देना, आपका इसमें अच्छे से कवर हो जाएगा। बाकी जिसमें इसमें जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो उसमें भी ज्योग्राफी की बहुत सारी लोकेशन आती है, उनको भी आप अपने साथ कवर करते चलना। नेक्स्ट जो पॉइंट है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, तो वैसे ये जो सिलेबस है, गवर्नेंस का सिलेबस है या इंडियन पॉलिटी की बात करें, तो आप यदि मेंस का सिलेबस पहले कवर करते हो तो उसके अंदर GS2 के अंदर आपका गवर्नेंस और इंडियन पॉलिटी है। तो वैसे मेरी सलाह हमेशा ये रहती है आप लोगों के लिए कि प्री का पहले कभी नहीं होता है अकेला, आपको मेंस और प्री दोनों साथ पढ़नी चाहिए, ताकि प्री का आपका बहुत सारा सिलेबस कवर हो जाए। तो इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस के लिए मुख्य रूप से तुम लक्ष्मीकांत बुक पढ़ते हैं। और याद रखना एक जो संविधान है, हमारे संविधान की एक 11th क्लास की एनसीईआरटी है, वो भी जरूर देखना। भारतीय संविधान की एक एनसीईआरटी है, वहाँ से काफ़ी अच्छी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। और साथ में जो गवर्नेंस की बात करें, तो इसके लिए तो आप मेंस के अंदर जो चीज़ें पढ़ते हो वही चीज़ें आपके प्री में काम आ जाएगी। और इसके अलावा जैसे योजना मैगजीन वगैरह, उसमें गवर्नेंस से जुड़ी बहुत सारी सरकारी स्कीम्स आती है, उसमें योजनाएं आती है, उनको ध्यान से पढ़ना। और यदि इन सिलेबस की हम और देखें, तो इसमें हमारी राजनीतिक प्रणाली के साथ जो पंचायती राज है, लोक नीति है, और राइट इशूज आदि इसमें शामिल होते हैं। तो ये तो वैसे विशेषकर जो मेंस का GS2 पेपर है, वही वही टॉपिक इसमें सेम लिखे हुए हैं, तो आप मेंस का सिलेबस पहले करना, ठीक है। और इसमें करंट अफेयर की चीज़ें बहुत ज़्यादा आएगी। जैसे संसद में कोई नया विधेयक आता है, उसको लेकर चर्चाएं होती है, या कोई भी और अधिकारों को लेकर चर्चा होती है, तो करंट अफेयर की चीज़ें इसमें ज़्यादा आएगी। तो ये हो गई पॉलिटी की बातें। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम बात करें, नेक्स्ट जो टॉपिक है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है, ठीक है। इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की बात करें, तो प्री के अंदर विशेषकर जो इकोनॉमी की ज़्यादा चीज़ें आएंगी। कैसे आएगी, ये थोड़ी सी मतलब बच्चों के साथ दिक्कत होती है कि इकोनॉमी कैसे तैयार करें। तो मेरा अनुभव कहता है, जैसे यदि आप मुरनाल सर की वीडियो देखते हो, ठीक है, मुरनाल सर की वीडियो जो नई वीडियो होनी चाहिए, नई वीडियो आपको देखने कहाँ से मिल सकते हैं आपको, ठीक है, नई वीडियो आपको देखने। और याद रखना, इकोनॉमी के लिए यदि आप कोई बुक पढ़ना चाहो, तो वो है 11th के एक एनसीईआरटी है 11th क्लास की, वो देखना, नई वाली एनसीईआरटी। बाकी तो मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, मैंने हमेशा मुरनाल सर की वीडियो देखे हैं, और मेरा अनुभव भी कहता है कि मुरनाल सर की वीडियो सफिशिएंट है इकोनॉमी को लेकर, तो ये ध्यान रखना। बाकी मेंस की इकोनॉमी के तो मैंने काफ़ी अच्छे पढ़ाए हैं, जो एग्रीकल्चर और इकोनॉमी लेसन है मैंने आजकल लगभग पढ़ा दिए हैं, वो देख सकते हो। इसमें सस्टेन डेवलपमेंट है, पॉवर्टी है, इंक्लूजन है, डेमोग्राफिक है, और सोशल सेक्टर इनिशिएटिव जो है, ये जितने भी टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सब आपके मुरनाल सर की वीडियो से कवर हो जाएंगे, ठीक है। कई बार बच्चे कहते हैं कि मुरनाल सर के वीडियो का आप कोई लिंक प्रोवाइड कीजिए, तो मेरे पास ऐसा कोई लिंक नहीं है, इसके लिए आप डिमांड मत करना, क्योंकि मुरनाल सर आजकल अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं, ठीक है। और नई वीडियो आपको अनअकैडमी पे ही मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी आप अपने दोस्तों से सहायता ले सकते हो कि जिन्होंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रखा, तो उनके कुछ वीडियो आप देख सकते हो उनसे साथ में मांग के, तो ये हो सकता है। बाकी आप ये देख सकते हो कि मुरनाल सर के यूट्यूब चैनल पे भी इकोनॉमी है, वहाँ पे जो रिलीवेंट वीडियो आप जरूर देखना। सभी वीडियो तो काम के नहीं है, लेकिन जो रिलीवेंट वीडियो वो आप देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यदि हम बात करें, तो यहाँ पे लिखे हुए जनरल इशूज ऑन इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट की यदि बात करें, तो इन्वायरमेंट प्रीलिम्स एग्जाम में बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जो फॉरेस्ट की एग्जाम है ना, वो भी हमारी IAS प्रीलिम्स के साथ होती है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो इन्वायरमेंट में बेसिक रूप से तो आपको जो एक एनसीईआरटी आती है 12th क्लास की बायोलॉजी, उसके लास्ट में 4 चैप्टर दिए हुए हैं, तो वो पढ़नी चाहिए। इसके अलावा एक ओल्ड एनसीईआरटी भी चलती है, चाहो तो उसके भी 4-5 चैप्टर वो पढ़ सकते हो। बाकी इन्वायरमेंट में जैसे आप दृष्टि
दृष्टि आईएएस और शंकर आईएएस की जो बुक आती है ना, वो अपने हिसाब से देख सकते हो। इंग्लिश मीडियम शंकर आईएएस की ओर जा सकते हैं, हिंदी मीडियम दृष्टि आईएएस की जो बुक आती है उसकी ओर जा सकते हैं। बाकी इन्वायरमेंट की ध्यान रखना, करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। तो आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है, जैसे कोई भी नेशनल पार्क है, बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र है, चर्चा में रहता है, तो उसकी मैपिंग और साथ में ये चीज़ें ज़रूर कवर कर लेना, ठीक है। तो इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और एंड क्लाइमेट चेंज की जो बात है ना, करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा आती है। जैसे अभी देखना, COP 27 होगा शायद अभी, है ना, COP 27 या 28, जो भी 27 होगा। लास्ट ईयर ग्लासको में जो हुआ था एक, है ना, अभी होने वाला एक और, अभी नवंबर दिसंबर में। तो इसकी ध्यान रखना कि उसमें क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या चीज़ें चर्चा में रहती है, तो उसको ध्यान से पढ़ना है। तो इन्वायरमेंट के लिए इतना काफ़ी है। और बाद में बात करें जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस में याद रखना, जो 9-10 की एनसीईआरटी है उसमें आप वो चीज़ें ज़्यादा कवर करना जो बायोलॉजी वाले सेक्शन से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसमें जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है वहाँ के क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिले। और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं साइंस और टेक के। साइंस और टेक के मतलब जो भी चर्चा में रहता है, जैसे स्पेस में नासा के द्वारा क्या हो रहा है, हमारे इसरो के द्वारा क्या हो रहा है, जो भी आजकल ये चल रही है ना करंट अफेयर में, स्पेस से लेकर रक्षा क्षेत्र, ये चीज़ें इसमें ज़्यादा आती है। तो साइंस में नैनो टेक्नोलॉजी, ये रोबोटिक्स वगैरह, ये ज़रूर कवर करना आप। तो इसमें करंट अफेयर की चीज़ें ज़्यादा आएगी। और साइंस जो बेसिक एनसीईआरटी है वो आप जरूर देख सकते हो 9-10 की, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखना उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी होती है। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा। तो ये तो हुई हमारे जीएस पेपर फेस्ट की स्ट्रेटजी। और याद रखना, जीएस पेपर फेस्ट को लेकर आपकी स्ट्रेटजी जितनी अच्छी होगी उतना ही आपका परिणाम भी अच्छा होगा। और हमेशा आप जो टॉपर्स हैं उनकी अच्छी किताबें ज़रूर पढ़ते रहना, सुनते रहना। और आज आपको मैं एक ऑडियो समरी रिकमेंड करना चाहूँगा, रुक जाना नहीं। ये बुक समरी बेस्ड है निशान जैन सर की एक किताब पर, और आप इसको सुन सकते हो कोको एफएम पर। और इसमें आपको मिलेगा यूपीएससी की प्री मेंस और पर्सनल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई स्ट्रेटजी, जो आपकी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आएगी। इसके अलावा भी यहाँ पर कोको एफएम पर हमारी यूपी से जुड़ी बहुत सारी ऑडियो बुक और समरीज है जो आप सुन सकते हो। और कई ऑडियो बुक ऐसी है जो आपकी लाइफ को भी बदल देगी। और अभी कुको एफएम पर दिवाली ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको इनके प्रीमियम कंटेंट पर 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में एक अच्छा सुनहरा मौका भी है आपको यहाँ पर 10 लाख तक के गिफ्ट जीतने का, जिसमें गोल्ड कॉइन, कार और वाउचर शामिल है। तो आपको कोड यूज में लेना है दिवाली 50। तो देर किस बात की, मनाओ ये दिवाली कामयाबी वाली कुको एफएम के साथ। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये ऑफर 25 अक्टूबर तक वैलिड रहेगा। तो अब बात करते हैं पेपर 2 की। और ये पेपर सीसेट, आप इसके बारे में जानते होंगे, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें आपको केवल 33% मार्क्स इसमें लाने होंगे। यानी आप मान के चलो 200 में से 67 मार्क्स इसमें आपको लाने हैं, यानी 27 क्वेश्चन 80 में से आपको इसमें सही करने हैं। लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा समस्या इसी के साथ आ रही है कि बच्चे इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, और ये पेपर दिन प्रतिदिन थोड़ा सा टफ होता जा रहा है, जिसके कारण इसको क्वालिफाई करने में समस्या आ रही है। तो सबसे पहले इसमें सिलेबस देखें तो इसमें है पहला पॉइंट है कॉम्प्रिहेंशन का, यानी जो अनसीन पैसेज आपने देखे होंगे वो आते हैं इसमें। और यदि इस पेपर को हम 3 भागों में डिवाइड करना चाहें तो एक पार्ट है इसका कॉम्प्रिहेंशन का, जिसमें 80 में से लगभग मान के चलो 25 से लेकर 27 क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्रिहेंशन के। इसके बाद में दूसरा इसका पार्ट है मैथ का, और तीसरा पार्ट है इसका रीजनिंग का। 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो आप ये मान के चलो इनके भी मतलब लगभग 25 से 27 क्वेश्चन आते हैं, और इनके भी ये रेशियो रहता है 25 से 30 के बीच में। ये ऊपर ना घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है। और मान के चलो कि इसमें रीजनिंग और मैथ है ना, इसमें बड़ा रोल निभाएगी। बहुत सारे बच्चे केवल पैसेज पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन पैसेज में क्या होता है, अनिश्चितताएं बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें कोई नहीं कह सकता कि मेरा आंसर ये सही होने वाला है। इसलिए कॉम्प्रिहेंशन के बजाय आप थोड़ा सा, यदि आपका मैथ रीजनिंग ठीक है तो आपको तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, लेकिन जिनका ठीक नहीं है तो ठीक कर लो इसको, क्योंकि बढ़िया ये रहेगा कि मैथ और रीजनिंग के सारे आप इस एग्जाम पर ज़्यादा फोकस करो। चलो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आपका अच्छा है तो इसमें आपके लिए बोनस होगा, लेकिन मेरा अनुभव कहता है, क्योंकि इसको लेकर मतलब कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिखा सकता है, और सीधी सी बात है कि और कॉन्फिडेंस इसमें रहेगा ना तो आप मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि मैंने खुद भी इसको जाना है, भुगता है, और मैं चाहूँगा कि इसमें आप काम करो थोड़ा सा। और बहुत सारे एस्पिरेंट अपने चैनल पर ऐसे हैं जो 2 से 3 बार सीसेट को लेकर फेल हो चुके हैं, तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। इसमें मोटा मोटी आपको सिलेबस ये देखना है कि हमें कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पर फोकस करना है। इसके अलावा जो जैसे सिलेबस की यदि बात करें तो इसमें इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, और जैसे लॉजिकल रीजनिंग इसमें आती है, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन पहले आते थे, लेकिन आजकल ये बहुत ही कम देखने को मिले, है ही नहीं, मतलब ये बहुत इजी वाले थे लेकिन अब नहीं है। इसके अलावा जो जनरल मेंटल एबिलिटी है वो इसमें, इसके अलावा बेसिक न्यूमरेसी, जिसमें आपको लिखा हुआ है कि 10th लेवल का इसमें
जो भी क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आजकल डाटा ग्राफ चार्ट्स के भी क्वेश्चन कम देखने को मिले, लेकिन हमें तैयार करना है क्योंकि यूपीएससी का पता नहीं कब क्या पूछ ले। ठीक है, तो इस पार्ट में 3 चीज़ों पर फोकस करना। ठीक है, पैसेज वाले पार्ट पर, मैथ और रीजनिंग। और इसके लिए आप ये कर सकते हो कि अच्छे कोई वीडियो आपको मिल जाए यूट्यूब पर, ज़्यादा कोशिश करो। जैसे आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है या परसेंटेज पढ़ने हैं, जो भी चीज़ें आपको मैथ और रीजनिंग की पढ़नी है आप यूट्यूब पे करना। अच्छे वीडियो यूट्यूब पर आपको फ्री मिल जाएंगे। आपको कोई कोचिंग भी करनी है तो इसमें कोचिंग देख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारे एस्पिरेंट तैयारी सभी समान रूप से करते हैं, लेकिन सबका प्री क्यों नहीं हो पाता है। इसमें एक अंतर यही आता है कि आपकी स्ट्रेटजी खराब नहीं रहनी चाहिए। स्ट्रेटजी आपकी ऐसी होनी चाहिए, विशेषकर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। मेरी बात मानो तो आप 27 ईयर के जो क्वेश्चन है 95 के बाद में, इन क्वेश्चन को सही ढंग से निकालना सीख जाओ, जिसमें आपके जीएस फर्स्ट और सीसेट के भी क्वेश्चन आपको पुराने समय मिल जाएंगे। यहाँ से बहुत सारे रिपीटेशन भी देखा जाता है। और इसके बाद में फाइनली क्या होता है, स्ट्रेटजी तो सबकी अच्छी हो सकती है, आप हार्ड वर्क की कर सकते हो, लेकिन एग्जाम के दौरान आपका माइंड कैसा रहता है, आप एकदम बहादुर एक एस्पिरेंट की तरह, यानी बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना साहस की भावना दिखते हैं, पेपर को अटेम्प्ट लेते हो, तो आपको इसमें ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये मेरे हिसाब से दोनों पेपर का सिलेबस आपके समझ में आ गया होगा। और बाकी कमेंट करके आप बताना कि प्री से जुड़े हुए आपके किस टाइप की वीडियो आपको चाहिए, मैं बना सकता हूँ इसमें। ठीक है, अभी अभी क्या हो रहा है कि मेंस की चीज़ें ज़्यादा चल रही है दिसंबर तक, और दिसंबर के बाद में हम इस बार कोशिश करेंगे कि प्री के लिए आप लोगों के लिए कुछ अच्छा प्लान करूँ, बहुत ही शानदार तरीके से एमसीक्यू सीरीज को चलाएं अच्छी वाली, ताकि आप लोग ज़्यादा बेनिफिट ले पाओ। और जो बीच में हमने कुको एफएम की बात की थी, एक बार जरूर देखना। कुको एफएम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इनकी यदि प्राइस की बात करें तो इनकी जो साल भर की प्राइस है, वैसे तो 399 रुपये होती है, लेकिन अभी दिवाली ऑफर चल रहा है आपके लिए। दिवाली 50 कोड यूज करना और आपकी प्राइस हो जाएगी 199 रुपये में। आप 10,000 से अधिक ऑडियो बुक्स एक्सेस कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।